हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं आयकर गणना पत्रक 2023-24 को कैसे भरें। न्यू एंड ऑल रिज्यूम के अंतर्गत आयकर गणना प्रपत्र 2023-24 पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में क्या अंतर है और आपके लिए इनमें से कौन सी बेहतर रहेगी, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। आयकर गणना ज्ञात करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं छूट प्राप्त करने के लिए, और कुछ आंकड़े तैयार करने होते हैं। तो देख लेते हैं आंकड़े कौन कौन से हमें आवश्यक रूप से चाहिए। तो हमें 12 महीने का बेसिक पे का पता होना चाहिए, उसका हम टोटल कर लेंगे, और डीए का टोटल कर लेंगे पूरे साल का। उसके पश्चात एचआरए का टोटल कर लेंगे पूरे 12 महीने का। उसके पश्चात ग्रांट टोटल का हमें आवश्यक रूप से पता होना चाहिए कि हमें कितना हमें, जैसे हमारा यहाँ पर बनता है 11,35,948, और जीपीएफ में हमारा कट कर जाता है इतना, और जीआईएस में जाता है हमारा 1044, और एडवांस टैक्स कितना आपका कट रहा है उसका टोटल का आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आयकर गणना निकाल सकते हैं। और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए बचत के लिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे धारा 80C की बचत के विवरण में आ जाता है हमारा डिडक्शन इन जीपीएफ में हमारा कितना आता है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और यदि आपका जीपीएफ है, जीपीएफ के अन्य है जैसे एनपीएस, तो उसका हम टोटल यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी तरह से जीएसएस का टोटल यहाँ पर लिख देंगे, और एलआईसी की पॉलिसी में आपने कितना निवेश किया है उसका टोटल यहाँ पर अंकित कर देंगे। पीपीएफ एंड एससी में आपने कितना निवेश किया है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। बच्चों की ट्यूशन फीस में आपने कितना खर्च किया है, 2 बच्चों की हो सकता है सिर्फ, उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। और होम लोन का जो प्रिंसिपल है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। और यदि कोई अन्य आपने इस प्रकार की छूट के लिए कोई तैयार है कागज तो उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। इन सभी का टोटल आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसका फिर इसमें हम धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख ही मानेंगे। अब आ जाते हैं हम इसका किस प्रकार से निकालेंगे, आकलन किस प्रकार से करेंगे आयकर गणना का। तो ग्रांट टोटल ले लेते हैं प्रथम पॉइंट में, और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे आपका कुल वेतन कितना बन रहा है 12 महीने का। जैसे हमारा यहाँ बनता है 11,35,948, और पॉइंट नंबर 2 में हमारा आता है धारा 10 मकान किराए से छूट। इसमें यदि आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो उसकी रसीद आप यहाँ पर, उसकी रकम यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जितना बनता है उसको हम इसके सामने लिख देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत आपको 50,000 प्राप्त होगा, चाहे आपका एनपीएस कट रहा हो चाहे आपका जीपीएफ कट रहा हो। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 3 में आप कुल वेतन में से जो आपका पॉइंट नंबर 2 ए बे से हैं
इसका आप टोटल कर लेंगे और टोटल करने के पश्चात कुल वेतन में से आप उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के पश्चात 11,35,948 में से माइनस करने के पश्चात आया हमारा 10,25,167 रुपये। अन्य आय जोड़े ब्याज, यदि कोई ब्याज है तो उसको आप जोड़ सकते हैं। अब आपको शेष आय कितनी है हमारी 10,25,167 रुपये, उसको आप यदि कोई अन्य आय है तो उसमें से आप इसको जोड़ देंगे और जोड़ करके आपका सकल आय आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 ये है। और पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है। शेष आय को जोड़े ब्याज, तो इसको आप प्लस कर देंगे और प्लस करने के पश्चात जो आएगा वो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 कुछ नहीं है, नील है, इसलिए हमारा यहाँ पर 10,25,167 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आ जाते हैं हमारी जो कटौती है उसको यहाँ पर लिखेंगे। धारा 80C बचत, जो हमारा 1.5 लाख था, ये वाला पोर्शन था 1.5 लाख वाला, जो हमने रसीद तैयार की थी, का डॉक्यूमेंट तैयार किए थे 1.5 लाख वाले, उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 के पॉइंट नंबर 1 धारा 80C बचत राशि 1.5 लाख तक के सामना हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 का बी है हमारा धारा 80D, यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। और यदि आप एनपीएस वाले हैं तो उनके लिए आप धारा 80CCD 1B एनपीएस में आप मैक्सिमम 50,000 इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंतर्गत, और धारा 80CCD 2 में एनपीएस 40% आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये धारा 80CCD 2 नई और पुरानी दोनों रिजिम में रहेगा। इस तरह से धारा 80DU विकलांग छूट यदि है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, और धारा 80G दान, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब का आप टोटल कर लेंगे। इस तरह से पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत जितनी भी हमारी कटौती बनती हैं, जैसे 1.5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस, विकलांग छूट, दान और धारा ए के अंतर्गत जो भी हमारा छूट बनती है, इन सब को हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल कर लेंगे। जैसे हमारा यहाँ 2 पॉइंट में बनता है सिर्फ 1.5 लाख 80C और मेडिकल इंश्योरेंस, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के पश्चात तो हमारी ये बनती है कुल छूट जो कटौती है 1,63,954 रुपये। इसको हम, जो हमारी ये राशि है 10,25,167, जो सकल है हमारी, जो हमारी ये सकल है, उस सकल में से इस कटौती को माइनस कर देंगे। सकल में से जितनी हमारे सकल आती है, जैसे हमारी यहाँ पर सकल बनती है 10,25,167 और कटौती बनती है हमारी 1,63,954, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस करने के पश्चात हमारा जो कर योग आय बनती है वो बनती है हमारी, जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 के सामने कर योग, पॉइंट नंबर 5 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो ये आया हमारा 8,61,213 रुपये। तो इन 213 रुपये जो
8,61,213 पर हमें टैक्स देना है। और टैक्स को किस प्रकार से, कितनी राशि पर कितना टैक्स देना है, इसको कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए ये स्लैब बना दिए गए हैं। जैसे पहले 2.5 लाख पर हमें नील टैक्स देना है और दूसरे 2.5 लाख पर हमें 5% देना है, और तीसरा हमें 5 लाख से 10 लाख पर ये हमें 20% देना है। इसको हम थोड़ा इस 8,61,000 को एक थोड़ा सा इसे भिन्न रूप से कर लेते हैं, भिन्न तरीके से। जैसे हमने ये आयकर सीमा हमारी 8,61,213, तो हमने पहले 2.5 लाख को इससे हमने अलग किया है पहले, तो इस पर नील रहेगा, और दूसरे 2.5 लाख जो रहेगा हमारा, इस पर रहेगा हमारा 5%, अर्थात यहाँ तक हमारे ये 5 लाख हो चुके हैं। यहाँ तक हमारे 5 लाख हो चुके हैं। पहले 5 लाख पर 0% टैक्स लगा, और दूसरे 2.5 लाख पर हमारा 5% लगा, जो कि उसकी धनराशि बनी 12,05,500। और तीसरा हमारा लगा 5 लाख से 10 लाख तक, अर्थात ये जो धनराशि बनी हमारी 8,61,213 में से अगर हम इस 5 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3,61,213। तो इस पर हमारी 20% टैक्स लगेगा। और टैक्स किस प्रकार से निकालते हैं, टैक्स के प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसके लिए जैसे 3,61,213 गुणा 20/100, तो इसको हम डिवाइड करेंगे और उसका आएगा 72,243 रुपये। इस तरह से हम इसको प्रतिशत करके इसका टैक्स निकाल सकते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, इन चारों पॉइंटों के जो ये यहाँ पर धनराशि आती है, इसको हम टोटल कर लेंगे। जैसे हमारा टोटल करने के पश्चात आया ये 84,743। 84,743। अब ये बात आती है यहाँ रिबेट। यदि हमारा पुरानी व्यवस्था चल रही है, पुरानी व्यवस्था से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हमारा 5 लाख तक होता, यदि हमारा यहाँ पर ये जो धनराशि होती 8 आयकर सीमा जो होती, कर योग आय जो होता हमारा, यदि हमारा ये सिर्फ 5 लाख होता, यहाँ पर ये वाला 8,61,213 की जगह यहाँ पर 5 लाख तक की धनराशि होती, तो यहाँ पर जो हमें यहाँ छूट मिल जाती, यहाँ पर छूट मिल जाती 12,500 रुपये की। तो यहाँ वो माइनस हो जाते कितने में से, 84,743 में से 12,500 इसमें से माइनस कर देते, और उसको हम यहाँ पर फिर लिख देते 84,743 में से 12,500 को माइनस कर देते। तो ये हमारे यहाँ पर कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8,61,213 है। 5 लाख से यदि 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाता है तो हमें वो कंडीशन भूल जानी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम 12,500 को माइनस नहीं करेंगे। इस 12,500 को माइनस नहीं करेंगे। तो इतना ही हमें लिखना होगा। अब आ जाते हैं हम
शिक्षा ऊपर अधिभार। तो ये कैसे निकालते हैं? जो हमारी धनराशि यहाँ पर आती है, जैसे यहाँ पर आई हमारी 84,743, तो 84,743 पर हमें ही परसेंटेज निकालना है, 4% निकालना है शिक्षा का। तो इसे हम करेंगे 84,743 गुणा 4/100, तो हमारा आएगा 33,90 रुपये। ये पॉइंट में आ रहा था, तो इसलिए हमने इसे 90 कर लिया। और अब हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे? शिक्षा का भार निकालने के पश्चात शुद्ध देय आयकर, शुद्ध देय आयकर क्या करेंगे? अब हम इसको 84,743 और 3390 रुपये को एक साथ प्लस कर देंगे। और प्लस करने के पश्चात जो हमारी धनराशि आएगी वो आएगी 88,133 रुपये। और उसमें से हम जो हमारा ग्रांट अग्रिम कटौती जा रही है, एडवांस टैक्स कट रहा है आपका, उसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसे पॉइंट नंबर 9 है हमारा। कुल आयकर कितनी हमारी? 84,000। ये पॉइंट नंबर 9 ये है हमारा 84,743। और पॉइंट नंबर 10 है हमारा 3390। तो ये शुद्ध देय आयकर निकालने के लिए 84,743 और 3390 रुपये को प्लस कर देंगे, तो उसका योग आएगा 88,133 रुपये। और 88,133 रुपये में से फिर हम माइनस करेंगे जो हमारा एडवांस टैक्स कट रहा है उसको माइनस कर देंगे। 88,133 रुपये में से 72,900, तो 72,900 जो अग्रिम कटौती एडवांस टैक्स है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और माइनस करने पर जो आएगा हमारा 88,133 में से 72,900 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 15,233 रुपये। अब हम देख लेते हैं नई व्यवस्था के अंतर्गत, तो नई व्यवस्था में क्या अंतर रहेगा और उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें तो हमारे जो पुरानी व्यवस्था है इसमें हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी स्लिप लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारी नई व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, उसमें हमें क्या फ़ायदा रहेगा, नई व्यवस्था से फ़ायदा रहेगा या पुरानी व्यवस्था से फ़ायदा रहेगा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम नई व्यवस्था के अंतर्गत देख लेते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार की फिगर बना लेते हैं। सिर्फ जो हमारे 80C धारा के अंतर्गत छूट मिलती है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता इसमें नहीं है। अब हम देख लेते हैं, अमाउंट वही रखेंगे हम। कुल वेतन हमारा रहेगा 11,35,948। डिडक्शन नई व्यवस्था के अंतर्गत भी रहेगा, तो हम इसमें कुल वेतन में से डिडक्शन को माइनस करेंगे। 11,35,948 में से 50,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा शेष आय। तो ये आया हमारा शेष आय 10,85,948। और यदि कोई आपका अन्य कोई स्रोत से ब्याज आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सकल आय हो जाती है 10,85,948। और कर योग आय जो बनती है हमारी 10,85,948। और हम आयकर सीमा जो निकालेंगे वो भी इसी के अंतर्गत निकालेंगे। किस पर? 10,85,948 पर। अब इसमें हम उसमें हमारा स्लैब था 2.5 लाख,
2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अधिक, इस प्रकार का था। लेकिन इसमें चेंजिंग है, इसमें 0 से 3 लाख तक हमारा शून्य रहेगा, नील रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। और 3 लाख से 6 लाख तक रहेगा 5%, और 6 से 9 लाख तक रहेगा 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक रहेगा 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक लगेगा हमारा 15%। उसको हम थोड़ा सा यूँ समझ लेते हैं। हमारी में आयकर कर आय जो बनती है वो बनती है हमारी 10,85,948। इसी को हमें आयकर सीमा में निकालना है, इसमें गणना करनी है। तो 0 से 3 लाख तक हमें नील रहेगा, कोई भी हमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जैसे हमारे 3 लाख है, 10,85,948 है, इसी को हमें हर 3 लाख पर टैक्स निकालना है। जैसे पहले 3 लाख पर हमने निकाला 0 नील, दूसरे 3 लाख से 6 लाख, क्योंकि 3 लाख में 6 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कितना निकालेंगे, 3 लाख पर, 3 लाख पर 5% निकालेंगे। तो जब 3 लाख पर 5% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 15,000 रुपये। तो इसका निकालेंगे 3 लाख गुणा 5/100, काट पीट करने के पश्चात यह आएगा हमारा 15 लाख। इसी तरह से 6 लाख से 9 लाख, तो ये भी 3 लाख पर निकलेगा। 3 लाख गुणा 10/100, काट पीट करने के पश्चात आएगा 30,000। अब हमारा 3 लाख ये, 3 लाख ये, 3 लाख ये बन जाता हमारा 9 लाख। अब हमारे यहाँ का कितना है, 10 लाख, ये वाला 10,85,948। तो ये बचेगा हमारा, जब हम 1,85,948 ये वाली धनराशि रहेगी, और इस वाली धनराशि पर ही हमारा 15% लगेगा। तो यहाँ पर 1,85,948 गुणा 15/100 करने के पश्चात जो हमारा काट पीट करने के पश्चात आएगा वो आएगा 27,892। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, इन पॉइंट नंबर 1 से 4 तक हम इसका टोटल कर लेंगे। कौन कौन से का, ये 0 है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये 15,000, 30,000 और 27,892 को हम इसको टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के पश्चात हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो ये बनता हमारा 72,000, 45,000 और 27,892, ये बनता हमारा 72,892 रुपये। अब देखते हैं इसमें हमारा रिबेट क्या बनेगा। उसमें था हमारा 5 लाख पर। यदि हमारा यहाँ पर 5 लाख होता था यहाँ पर, तो हमें 12,500 की छूट मिलती थी। इसमें है 7 लाख। यदि हमारी यहाँ पर धनराशि 7 लाख होती, 7 लाख होती या 7 लाख तक होती, तो हमें यहाँ पर रिबेट में यहाँ पर हमें छूट मिलती 25,000। कितने की, 25,000 की। 7 लाख, यदि हमारे यहाँ पर 7 लाख होते यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर छूट मिलती 25,000 रुपये की। और उस 25,000 कहाँ से आता हमारा, कहाँ से माइनस होता, वो होता हमारा, जैसे यहाँ पर
ये टोटल बना हमारा 72,892। 72,892 हमारा ये इन तीनों चारों का पॉइंट नंबर 1 2 3 4 या 5 तक, जो भी हमारा 5 तक बनता उसको हम यहाँ पर टोटल कर लेते, और टोटल करने के पश्चात इन चारों का टोटल करने के पश्चात यहाँ जो भी धनराशि आती उसमें से 25,000 माइनस कर देते, और उस 25,000 माइनस करने के पश्चात जो धनराशि आती उस पर हम शिक्षा उपकर अधिभार आयकर का 4% निकालते। लेकिन हमारी यहाँ कंडीशन वो नहीं है। हमारी कंडीशन है कि यहाँ पर 7 लाख से यहाँ पर धनराशि 7 लाख से ज़्यादा है। यदि 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होगी तो वो हमारी इस पर छूट नहीं मिलेगी। 25,000 की यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 72,892, और 72,892 पर हम 4% निकालेंगे। तो 72,892 गुणा 4/100, तो इसका जो आएगा हमारा वो आएगा 2,916 रुपये। और 2,916 रुपये ये आ गया हमारा। अब हम 2,916 रुपये को और 72,892 रुपये इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आएगा हमारा कितना, 75,808 रुपये। तो ये हमारा आ गया सूद दे आयकर। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 को प्लस करने के पश्चात यह है हमारा 75,808 रुपये। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 75,808 रुपये आया इसमें से अग्रिम कटौती अर्थात एडवांस टैक्स जो हमारा है उसको यहाँ, जैसे ये हमारा 8,000, ये 72,900 है, तो ये 72,000, इस 75,808 में से 72,900 को माइनस कर देंगे, और इनको माइनस करने के पश्चात जो आंसर आएगा वो आपका दे होगा। तो यहाँ पर हमारा बनता है कितना, 2,908 रुपये। तो यदि हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हमारा बन 1,233 रुपये, और नए रिजीम के अनुसार आता है 2,908 रुपये। तो यदि हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि आज के टाइम में, आज की व्यवस्था के अनुसार नई व्यवस्था हमारे लिए सही है। यदि आप ज़्यादा होम लोन ले रखा है यदि आपने ज़्यादा होम लोन ले रखा है तो आपको पुरानी व्यवस्था में फ़ायदा रहेगा। यदि आपने दान ज़्यादा दे रखा है तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा, पुरानी व्यवस्था में फ़ायदा रहेगा। और यदि आपने विकलांग छूट में आपने प्राप्त कर रखी है या दान दे रखा है, तो यदि मेडिकल आपने ज़्यादा ले रखा है तो आपको इसमें फ़ायदा रहेगा। लेकिन दोनों का कंपैरिजन, दोनों का कैलकुलेट आप करेंगे तभी आप देखेंगे कि किस में फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते थे और हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन हमें इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तब भी हमारे इसमें 2,908 रुपये बनते हैं। तो ये इस फिगर के अनुसार नई व्यवस्था इसके अनुकूल है, इसमें ज़्यादा कम बैठता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।